नमस्कार साथियों, तो स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल जिसका नाम है क्रैक ऑफिसर। जी हां, आज हम बात करने वाले हैं क्राउन रूल में ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 और इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, और साथ ही में कुछ इंटरिम गवर्नमेंट के मिनिस्ट्रीज किसको क्या मिली उनके बारे में। ठीक है, सो इस चैप्टर को हम शुरुआत करते हैं। देखिए, इसको शुरुआत करने से पहले मैं बता दूं, जो हमने हमारा प्रीवियस वीडियो था, जो हमारे प्रीवियस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था, ग्राउंड रूल ही पढ़ा था, लेकिन हमने मॉन्टेगो और चेम्सफोर्ड वहां तक पढ़ा था, 1919 तक के जो रिफॉर्म्स थे उसको पढ़ा था हमने। दैट मींस क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, इसके बाद मैं सीधा आ रहा हूं। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पे मैं दो पार्ट को यहाँ पे नहीं कवर कर रहा हूं, जिसमें एक साइमन कमीशन है और कम्युनल अवार्ड्स है। देखिए, एक छोटी सी बात है, ये जो हम है इसको थोड़ा सा बढ़ा के अच्छा से हम कवर करेंगे हिस्टोरिकल पार्ट जब हम पढ़ेंगे वहां पे साइमन कमीशन को, ठीक है, और आपका कम्युनल अवार्ड को। बस मोटा मोटी बात बता दूं, साइमन कमीशन में क्या हुआ था, ये जो क्राउन रूल के बाद जितने भी मॉन्टेगू रिफॉर्म्स आए थे, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स आए थे, ठीक है, सो ये गवर्नमेंट ने क्या भेजा वहां, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने वहां से क्या अपने वहां से क्या कमीशन, एक कमिटी बना के भेजी 7 मेंबर की, जिसमें क्या था, कोई भी इंडियन मौजूद नहीं था। ठीक है, तो इसका खूब ज्यादा क्या हुआ, अपोज हुआ, लोगों ने इसको बहुत ज्यादा क्या हुआ, लोगों ने पसंद नहीं किया, क्योंकि जब बात आ रही है इंडिया की, ठीक है, इंडिया के लिए वो कमीशन आ रहा है, किस तरीके से इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन वर्क कर रहा है वो देखने के लिए वो आ रहे थे, और इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन में क्या सुधार लाना चाहिए, क्या नहीं लाना चाहिए, तो उसके लिए जब कमेटी आई है तो उसमें इंडियन क्यों नहीं है। सो ये बात का बहुत ज्यादा अपोज किया गया। ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा स्ट्राइक्स भी निकली। एक स्लोगन फेमस सुना होगा, साइमन कमीशन गो बैक, साइमन गो बैक, ठीक है ना। तो इस तरीके का बहुत ज्यादा यहाँ पे अपोज हुआ। उसके बाद हम बात करते हैं, तो इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे हिस्ट्री में, ठीक है। फिर कम्युनल अवार्ड्स में आया रामसे मैकडोनल्ड, जो उस समय के क्या प्रधानमंत्री थे, उन्होंने जो भी क्या बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव जो भी रिप्रेजेंट कर रहा था माइनॉरिटीज को, ठीक है, उसके लिए एक स्पेशल स्कीम के तहत अवार्ड की घोषणा कर दी थी, ठीक है, जिसका गांधी जी ने खूब ज्यादा अपोज किया था। ठीक है, सो ये सब चीज हम क्या किस में पढ़ेंगे, ये सब चीज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री में, ठीक है ना। पूना पैक्ट वगैरह वगैरह, अंबेडकर जो आ रहे हैं, ये सब वहां पे कवर करेंगे, ठीक है। अभी हम मोस्ट फोकस जो कर रहे हैं मेनली हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के 1935 पे, ठीक है। इसमें अब मैं बता दूं क्या हुआ था। अभी तक जितने भी क्राउन रूल में आ रहे थे, देखिए सब क्या थे, एक अपने आप में इंपॉर्टेंट थे, ठीक है, कुछ ना कुछ रिफॉर्म्स ला रहे थे, ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा यहां पे ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो रहा 1935 का, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित हुआ किसके लिए, हमारा जो आज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, आज इसमें क्या है, अगर देखा जाए ये भी एक लेंदी और डिटेल्ड डॉक्यूमेंट है। जो ये है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ये क्या, ये बहुत बड़ा और डिटेल्ड डॉक्यूमेंट एक्चुअली में, एक्ट कह लो या डॉक्यूमेंट कह लो, ये वो है। तो आज का जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, आज का जो हमारा संविधान है, ठीक है, उसमें कई बातें, कई फीचर्स कहां से सीधे सीधे उठा लिए गए, 1935 से ही उठा लिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के इसी से उठा लिए गए हैं, ठीक है। यानी देखिए, ऐसा नहीं कह रहे ब्रिटिश नियम या ब्रिटिश राज जब था तो वो सिर्फ क्या नुकसान ही था, भाई ब्रिटिश आया तो उससे काफी कुछ सीखने को मिला, काफी फायदे भी मिले, ऐसा नहीं है। जैसे ये वाला एक्ट से तो बहुत ज्यादा फायदा रहा इंडिया के फ्रेमिंग में कॉन्स्टिट्यूशन के, ठीक है ना। सो इसमें क्या क्या था वो देखते हैं। देखिए, लेंदी एंड डिटेल्ड डॉक्यूमेंट था ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का, लेंदी सबसे बड़ा और डिटेल्ड डॉक्यूमेंट। इसको हम थोड़ा सा और एलोबरेट करके पढ़ते रहेंगे जैसे जैसे हम कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट में आगे बढ़ेंगे तब। दूसरा, इसमें क्या हुआ था, क्या और फीचर्स थे देखते हैं। स्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशन, ठीक है, ऑल इंडिया फेडरेशन की स्टेब्लिशमेंट हो गई, स्टेबलाइज किया गया। इसमें क्या है, प्रोविंशियल और प्रिंसली स्टेट एज यूनिट। पहले क्या था, प्रोविंशियल और जो प्रिंसली स्टेट्स थे, ठीक है ना, उनको क्या अलग अलग, कोई फेडरेशन नहीं थी, अब इनको एक 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 में डाल दिया, ऑल इंडिया फेडरेशन के बैनर तले एक पार्ट मान लिया, एज अ यूनिट मान लिया, ठीक है, एक प्रोविंशियल और प्रिंसली स्टेट को, ठीक है। दूसरा क्या है, पावर डिवाइडेड, यानी जो पावर थी उसको क्या करा गया, डिवाइड कर दिया गया। कैसे, सेंट्रल में
कुछ देखिए, जैसे आज हम पढ़ते हैं कॉन्स्टिट्यूशन, अभी तो मैंने पढ़ाया नहीं है, फिलहाल आपकी बात कर रहा हूं, लेकिन जो पढ़ चुके हैं और जानते हैं पहले से, लिस्ट होती हैं। कौन सी? यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। इसमें सब्जेक्ट डिवाइड है। इसमें क्या है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब हो गया ये वो विषय है जिसपे क्या, अगर यूनियन के सब्जेक्ट हैं तो उसमें यूनियन ही वर्क करेगी, उसमें कोई इंटरफेयर नहीं होगा स्टेट का। दूसरा, स्टेट में है तो स्टेट उसमें वर्क करेगी, यूनियन का इंटरफेरेंस नहीं हो सकता है, ठीक है। तीसरा, कॉन्करेंट, इसमें दोनों कंबाइनली वर्क करते हैं, ये कॉन्करेंट होता है। वैसे ही इसमें क्या था, जो पावर थी, ठीक है ना, वो डिवाइड कर दी गई थी। यानी सेंट्रल पावर में क्या 59 सब्जेक्ट से 59 आइटम आ रहे थे फेडरल लिस्ट के टर्म्स में, उसको क्या कहा जा रहा था? फेडरल लिस्ट। दूसरा, प्रोविंशियल लिस्ट कहें तो यूनिट, जैसे प्रोविंशियल और प्रिंसली स्टेट, ये क्या एज ए यूनिट वर्क कर रहे थे, सो इनको क्या कहा गया था? प्रोविंशियल लिस्ट। इसमें आ रही थी 54 लिस्ट आ रही थी, 54। और एक आ गई कॉन्करेंट लिस्ट, जिसमें क्या थी? 36 आइटम, 36 सब्जेक्ट आ रहे थे, ठीक है। तो इस तरीके से क्या करा गया? पावर को डिवाइड करा गया, डिवीजन करा गया। एक फीचर ये। दूसरा, एबोलिश डायरकी इन प्रोविंसेस एंड प्रोविंशियल ऑटोनॉमी स्टार्टेड। क्या कर दिया? जो डबल गवर्नमेंट चल रही थी प्रोविंसेस में, उसको खत्म कर दिया गया। यानी क्या, वो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, मतलब अब क्या, पहले क्या, पहले प्रोविंसेस को क्या, प्रांतों को क्या अधिकार नहीं था कि वो अपने से कुछ वर्क कर सके। उसको हमेशा क्या, अगर कोई वर्क करना है, ठीक है, तो उसके लिए क्या, ऑर्डर को फॉलो करना है। किसके? भाई सेंटर के, यूनियन के, स्टेट के। स्टेट का मतलब क्या? यूनियन, सेंटर, ठीक है। तो उसके ऑर्डर को फॉलो करना है। उसके पास अपनी ऑटोनॉमी नहीं थी। लेकिन इस एक्ट के आने के बाद प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, वो अपने हिसाब से जनता के हित में वर्क कर सकती। दूसरा, एडॉप्शन ऑफ डायरकी इन सेंटर। देख, एक तरफ हुआ एबोलिश्ड डायरकी इन प्रोविंसेस, प्रोविंसेस में, प्रांतों में तो जो डबल गवर्नमेंट का सिस्टम था उसको तो बंद कर दिया गया, लेकिन जो सेंटर में क्या था, वो डबल गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट को शुरुआत कर दिया गया, ले लिया गया डबल गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट को, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं इंट्रोड्यूस्ड बाई कैमरलिज्म इन 6/11 प्रोविंस। इसका मतलब क्या लिखा है मैंने यहां पे? द्विसदनीय व्यवस्था को शुरुआत कर दी गई, जिसमें 11 प्रांत थे। 11 प्रांत में से 6 प्रांतों में क्या द्विसदनीय व्यवस्था। कौन कौन से वो प्रांत थे? बंगाल का, बंबई, मद्रास, बिहार, आसाम और यूनाइटेड प्रोविंस। यूनाइटेड प्रोविंस जिसको हम आज उत्तर प्रदेश हम हैं, वहां की बात कर रहे हैं। तो इसमें क्या द्विसदनीय व्यवस्था कर दी। द्विसदनीय मतलब हो गई अपर हाउस और लोअर हाउस। अपर हाउस को कहते थे क्या? लेजिस्लेटिव काउंसिल, और लोअर हाउस को क्या कहते थे? लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है ना, विधान परिषद और विधानसभा। तो इस तरीके से ये क्या हुआ, सिस्टम लाएगा। और वही सिस्टम देखिए आज भी वही चल रहा है। मैंने बताया ना कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। देखिए ये विधानसभा, विधान परिषद, ये कॉन्सेप्ट कहां से लिया गया? 1935 से लिया गया है, ठीक है ना। फिर सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर डिप्रेस्ड क्लास, SC STs, वुमेन, लेबर, इन लोग के लिए क्या, जैसे अभी तक क्या हो रहा था, पिछले एक्ट्स में आपने पढ़ा होगा, मुस्लिम्स के लिए अलग इलेक्टोरेट हो रहा था, अलग तरीके से इलेक्शन हो रहा था, अलग इलेक्शन हो रहा था। फिर सिख हुआ, एंग्लो इंडियंस हुआ, क्रिश्चियन हुए, यूरोपियंस हुआ, उनके लिए अलग अलग सेपरेट इलेक्टोरेट हो रहा था। वैसे ही अब डिप्रेस्ड क्लास SCs के लिए, या महिलाओं के लिए, या लेबर जो वर्क करती है, मजदूर, उनके लिए क्या एक अलग सेपरेट इलेक्टोरेट की व्यवस्था इसमें हुआ। फिर एबोलिश्ड काउंसिल ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आपने पढ़ा था 1858 में। एक आया था काउंसिल ऑफ इंडिया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पद आया था, और उसी में उसकी काउंसिल ऑफ क्या थी, उसकी काउंसिल बन रही थी, एग्जीक्यूटिव काउंसिल उसकी बन रही थी। सो वो उसको ही भंग कर दिया गया, यहाँ पे बंद कर दिया। काउंसिल ऑफ स्टेट या काउंसिल ऑफ इंडिया को क्या करा, बंद कर दिया गया, जो 1858 में स्टार्ट हुई थी उसको। अबाउट 10% ऑफ पॉपुलेशन, देखिए अब क्या हुआ, वोटिंग राइट, पहले क्या वोटिंग राइट भी नहीं था, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, इसमें सुधार होने लगा, वोटिंग राइट बन गए, जिसमें 10% पॉपुलेशन, ठीक है,
क्या है, वो वोट कर सकती थी। दूसरा, स्टेब्लिशमेंट ऑफ आर्मी। देखिए सुधार की बात हो रही थी, ये वो एक्ट है जिसमें कोशिश करी गई कि किस तरीके से एक कंट्री को सुधारा जाए। कैसे कैसे सुधारने का मतलब, उसको कैसे डेवलप करा जाए, डेवलप करने के लिए जो जो व्यवस्थाएं कर सकते हैं वो क्या क्या व्यवस्थाएं हैं उसको करा जाए। ठीक है, जैसे स्टेब्लिशमेंट ऑफ आरबीआई, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसकी व्यवस्था करी गई, इसकी क्या कहते हैं व्यवस्था करी गई, स्टेब्लिश करा गया इसको। ठीक है, उसके बाद स्टेब्लिशमेंट ऑफ फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन। देखिए मैं बात कर रहा हूं, देखिए क्या हुआ, जब सब में सुधार हो रहा है तो देखिए यहां पे आ गई फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की भी स्थापना करी गई, प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन इसकी भी स्थापना करी गई। उसके बाद क्या, ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर 2 और मोर प्रोविंसेस, 2 या 2 से ज्यादा प्रोविंसेस जिसमें आ रहे हैं उसके लिए ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन। सो इस तरीके से क्या स्थापना करी गई। उसके बाद स्टेब्लिशमेंट ऑफ फेडरल कोर्ट। ठीक है, फेडरल जो मेन कोर्ट है उसकी, जो आज हम सुप्रीम कोर्ट भी कहते हैं, उसकी स्थापना करी गई, विच वॉज सेटअप इन 1937 तक उसको सेटअप करा गया इन दिल्ली में। ठीक है ना। अब एक बात यहां पे देख रहे होंगे आप, लिखिए मोस्ट इंपोर्टेंट, मैंने क्या लिखा, अनेक ब्रेक वाली इंजन रहित गाड़ी। ये जब ये एक्ट आया, ये एक्ट जब लाया गया तो इसको देखते हुए हर व्यक्ति के अलग अलग विचार थे। कोई लोग कह रहे थे सिर्फ ये नाम का एक्ट है, कोई लोग कह रहे थे ये नहीं काम का एक्ट है, और इसमें जवाहरलाल नेहरू का कहना था अनेक ब्रेक वाली इंजन रहित गाड़ी। ये यूपीएससी में क्वेश्चन आया हुआ है, किसने ये कथन कहा था, अनेक ब्रेक वाली इंजन रहित गाड़ी ये कहा था जवाहरलाल नेहरू ने। क्यों कहा था, देखिए इसका मतलब आप थोड़ा समझिए, अनेक ब्रेक वाली इंजन रहित यानी इसमें ब्रेक इतने हैं और इंजन भी नहीं है, ये ऐसी गाड़ी है, यानी कहीं ना कहीं क्या होगी, ये चल ही नहीं पाएगी, ब्रेक ही ब्रेक है। ठीक है ना। सो बात करते हैं क्या, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट हमारा इतने से फीचर्स हैं, इसमें और भी फीचर्स हैं, मैंने जो मेन फीचर्स हैं मैंने उसको यहां पे कंप्लीट कराया है। अब नेक्स्ट है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947, उसको कवर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में। हाँ, तो नेक्स्ट बात करते हैं हम, देखिए इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। देखिए यहां पे कुछ बातें लिखी हैं। ठीक है, क्लेमेंट एटली, मैं बात करूं, क्लेमेंट एटली उस समय के प्रधानमंत्री थे 1947 में ब्रिटिश इंडिया में। तो 20 फरवरी 1947 में उनका एक बयान आया था, उन्होंने कहा था इस एक्ट के तहत कि ब्रिटिश रूल को समाप्त कर दिया जाएगा 30 जून 1948 को। ठीक है, 1948 30 जून को ब्रिटिश रूल को समाप्त कर दिया जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद क्या हुआ, देखिए जब ब्रिटिश रूल समाप्त करने की बात आ रही थी तो उस समय क्या पॉलिटिकल, ये वो दौर था जिस समय क्या पॉलिटिकल पार्टीज इंडिया में खास करके निकल के सामने आ रही थी काफी, और निकल चुकी थी। ठीक है, जैसे मुस्लिम लीग हो गई, या लोकल पॉलिटिकल पार्टीज हो गई, या फिर प्रोविंसेस हो गए, प्रिंसली स्टेट्स हो गए, इनमें भी क्या कुछ कुछ चाह रही थी कि वो इंडिपेंडेंट हो जाए, कुछ जैसे ये चाह रही थी पार्टीशन हो जाए, बंटवारा हो जाए, इंडिया से एक नया मुल्क बन जाए पाकिस्तान। ठीक है, जैसे मुस्लिम लीग चाह रही थी। तो क्या हुआ, जब ये बयान आया तो इसके बाद खूब सारा क्या हो गया, एगिटेशन हो गया, रियोट्स हो गए, ठीक है, दंगे फसाद हो गए, हड़तालें हो गई। तो ये जो बयान था फिर उसको पलट के 30 जून 1947 को फिर से, 20 फरवरी 1947 में जब ये बयान आया तो उसके बाद 30 जून 1947 को क्लेमेंट एटली ने फिर से क्या कहा, उन्होंने ये कहा कि जो भी ये इंडिपेंडेंट के बाद जो भी, अगर वो इंडिपेंडेंट स्टेट में शामिल, अगर जो चाहते हैं कि हम इंडिपेंडेंट रहे, चाहे वो प्रिंसली स्टेट हो या कोई हो, वो चाहते हैं अगर इस जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी है उसके नियम को फॉलो ना करे तो वो जरूरी नहीं है, उस पर थोपा नहीं जाएगा, वो इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं तो इंडिपेंडेंट रह सकते हैं। सो ये एक बयान आया, उसके ऊपर किसी को थोपा नहीं जाएगा, ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो भी रूल है। ठीक है ना। दूसरा, फिर क्या, माउंटबेटन प्लान आया। माउंटबेटन प्लान एक्चुअली में क्या था, फोर्थ पार्टीशन प्लान था। देखिए इंडिया और पाकिस्तान के पार्टीशन, बंटवारे से पहले कई बार कायदे कानून और कई बार नियम और कई बार प्लान बनाए गए, 3 बार, लेकिन वो कुछ ना कुछ कारणवश, वो हिस्ट्री का पार्ट है, हम वहां कवर करके क्लियरली बताएंगे, वो नहीं हो पाए।
लेकिन माउंटबेटन जब प्लान लाया गया, जो उस समय के वाइसरॉय थे लॉर्ड माउंटबेटन उस समय के, सो इस प्लान के तहत क्या हुआ, इंडिया पाकिस्तान का बंटवारे की बात हुई। ठीक है, कैसे अथॉरिटी, कैसे पावर को ट्रांसफर करा जाए डोमिनियन स्टेटस में, इंडिया और पाकिस्तान को जब बंटवारा हो गया। ठीक है, तो ये सब कुछ नियम और बताए गए। ठीक है, इसमें क्या हुआ, माउंटबेटन प्लान देखिए, डिक्लेयर्ड इंडिया एज इंडिपेंडेंट स्टेट फ्रॉम 15 अगस्त 1947। इसी एक्ट के तहत इंडिया को क्या इंडिपेंडेंट स्टेट की मान लिया गया। क्या इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र स्टेट, राज्य या देश मान लिया गया। कब से? 15 अगस्त 1947 से। लेकिन इसमें भी एक बात थी, जब देखिए मिडनाइट मैंने यहां लिखा है 14 से 15 अगस्त, जब पावर का क्या हो रहा था, ठीक है, ट्रांसफर कर रहे थे पावर किसको, भाई ब्रिटिश इंडिया से ट्रांसफर हो रही थी पावर, जो भी क्या बोलते हैं, जो भी इंपोर्टेंट हैंड्स हैं, जो भी उसको संभाल सके पावर को। ठीक है, वैसे व्यक्ति जैसे जो भी पॉलिटिकल पावर, जो भी पॉलिटिकल लोग रहे थे उस समय, जैसे जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, जो भी कांग्रेस पार्टी के या मुस्लिम लीग्स के लीडर रहे थे, ठीक है ना, तो उनके लिए तो क्या वो ट्रांसफर हुई थी पावर, डोमिनियन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। इस समय क्या हो गया था, बंटवारा हो गया था ना। तो यहाँ डोमिनियन शब्द का मैंने पहले तो यूज करा, इसका अर्थ बता देता हूं मैं। डोमिनियन का मतलब होता है, देखिए पावर वो ट्रांसफर कर रहे थे, लेकिन डोमिनियन शब्द का यूज किया, डोमिनियन ऑफ इंडिया, डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान। देखिए डोमिनियन का अर्थ ये होता है कि जैसे कोई कंट्री क्या है, ब्रिटिश क्या है, उन्होंने इंडिया को आजाद तो कर दिया, इंडिया अब अपने हिसाब से काम करेगी, पाकिस्तान अब अपने हिसाब से काम करेगा, पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव, हर काम वो अपने हिसाब से करेगा, लेकिन सुप्रीम अभी भी अथॉरिटी कौन रहेगी, ब्रिटिश। अभी भी ब्रिटिश इनके ऊपर अथॉरिटी है, इसलिए कहा जाता है इसको डोमिनियन। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, डोमिनियन। और 26 जनवरी 1950 में इसने अपना डोमिनियन स्टेटस फिर खोया और सिर्फ क्या कहलाई जाने लगा, इंडिया, इंडिपेंडेंट इंडिया। ठीक है ना, रिपब्लिक ऑफ इंडिया, डोमिनियन, समझ गया ना। और 1956 में तकरीबन पाकिस्तान ने डोमिनियन स्टेटस को समाप्त करा। और इसमें एक बात और बता दूं, एक शर्त रखी गई थी कि डोमिनियन स्टेटस, ये जब तक यहां इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन इनका अपना या फिर पाकिस्तान में अपना कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनता, तो हमारा 26 जनवरी 1950 को तैयार होके, ठीक है, तो इसलिए क्या ये जो डेट रखी 26 जनवरी 1950 की, वहां से क्या डोमिनियन स्टेटस भी समाप्त हो गया। अब इंडिया इंडिपेंडेंट स्टेट या इंडिपेंडेंट कंट्री कहलाए जाने लगा। ठीक है ना, तो ये बात हुई। दूसरा, इसमें इस जो एक्ट है उसके बारे में बात कर रहा हूं केवल अभी। डिवीजन ऑफ इंडियन पाकिस्तान, बिल्कुल ये बता चुका हूं, बंटवारा हो चुका था। ठीक है ना, वाइसराय पोस्ट एबोलिस्ट, जो वाइसराय का पद था अब उसको समाप्त कर दिया जाएगा इस एक्ट के तहत। ठीक है ना, और उसकी जगह पोस्ट लाई गई गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया या गवर्नर ऑफ प्रोविंसेस। एक तो जो मेन हेड था, ठीक है, पूरे स्टेट का मतलब होता है यूनियन या सेंट्रल, तो पूरे सेंट्रल का जो हेड होगा पूरे इंडिया का, डोमिनियन इंडिया का, उस समय की बात कर रहा हूं इसलिए डोमिनियन वर्ड यूज कर रहा हूं। सो क्या होगा, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया या इंडिया। ठीक है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। लेकिन जो प्रोविंसेस रहेंगे या प्रिंसली स्टेट्स रहेंगे, उनके भी अपने जो हेड रहेंगे, क्या वो होंगे गवर्नर्स। जैसा कि आज भी हम जानते हैं हमारा स्टेट है यूपी, तो उसका गवर्नर, और पूरे कंट्री में प्रेसिडेंट। ठीक है ना, तो वैसे ही तो ये सब लिए कहां गए, 1935 के एक्ट से। ठीक है ना, सो कई कानून मैंने पहले ही बताया, कई एक्ट, कई लॉज कहां से लिए गए, 1935 से लिए गए, सीधा सीधा उठा के। हालांकि अमेरिका, फिर ऑस्ट्रेलिया, ठीक है ना, फ्रांस, कई जगह से, कनाडा, कई जगह से लिए गए। जब हम उसको बात करेंगे फीचर्स में कॉन्स्टिट्यूशन की तब लेंगे, फिलहाल तो यहां फोकस करते हैं। ठीक है ना, तो इस तरीके से क्या गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और गवर्नर प्रोविंसेस में सुप्रीम हेड कहे जाने लगे, जिसमें देखिए लॉर्ड माउंटबेटन को बनाया गया क्या, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ डोमिनियन इंडिया। फिर वही डोमिनियन वाली बात आ गई, मैंने पहले बताई ना, इसलिए डोमिनियन इंडिया, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ डोमिनियन इंडिया। और क्या हुआ, और पंडित जवाहरलाल नेहरू को क्या बनाएगा, प्रधानमंत्री।
क्या बनाया गया? पीएम ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया या डोमिनेंट इंडिया, क्योंकि ये पहले इंडिपेंडेंट इंडिया के भी पीएम बने। उसके बाद इसमें दो बातें और हैं, देख ले। नो एक्ट ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट वर्क आफ्टर इंडिपेंडेंस। अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट, इस एक्ट के अनुसार क्या कहा गया कि कोई भी एक्ट, कोई भी लॉ, कोई भी नियम कानून क्या होगा? ब्रिटिश पार्लियामेंट का वर्क नहीं करेगा इंडिपेंडेंस के बाद। मतलब जब स्वतंत्र हो जाएगा सो इंडिया पे कोई भी एक्ट कानून वर्क नहीं करेगा। इसका मतलब इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जो है इसको भी चाहे तो इंडिया लागू नहीं होने देगा, समाप्त कर देगा, मानेगा नहीं, ठीक है ना, भंग कर देगा। तो एक तो बात ये थी। दूसरा, इट इंपावर्स द कंस्टिट्यूएंट असेंबलीज ऑफ द टू डोमिनियन टू एडॉप्ट और फ्रेम एनी कॉन्स्टिट्यूशन। क्या लिखा है इस बात को थोड़ा समझा देता हूं मैं। इट इंपावर्स द कंस्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ टू डोमिनियन, यानी जो भी कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो भी रहेंगी, चाहे तो डोमिनियन स्टेट ऑफ पाकिस्तान हो या फिर डोमिनियन स्टेट ऑफ इंडिया हो, उनकी जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रहेगी, उनके कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए ये जरूरी नहीं है यहां से ब्रिटिश से, अगर उसका मन है तो ब्रिटिश से एक्ट ले ले, या जरूरी नहीं है, अगर नहीं लेना है तो नहीं ले, और उसको समाप्त करना चाहता है वो बिल्कुल उसके सब एक्ट को, तो वो समाप्त भी कर सकता है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। ये जरूरी नहीं है जैसे वो 1935 का एक्ट है उसको लिखना है कि मैं वहां से कुछ कुछ उठा के लिख लेता हूं, हालांकि हमने किया है, लिया है, ठीक है, क्योंकि कुछ उसमें अच्छी बातें भी हैं, ऐसा नहीं। मैंने पहले ही बताया ना, ब्रिटिश आए तो क्या, देखिए हमारे साथ गलत हुआ, हम जानते हैं, बहुत क्रांति हुई, बहुत मुश्किल से हमें आजादी मिली, लेकिन उसमें हमारा भी फायदा था ब्रिटिश अगर आए तो, ठीक है ना, डेवलपमेंट हुआ, मैं मानता हूं, ठीक है ना। तो देखिए यानी क्या है, वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, जरूरी नहीं है अपने संविधान में वो शामिल करे, मर्जी है, ऐसे इस किसमें, इंडिपेंडेंस एक्ट में कहा गया। दूसरा, प्रिंसली स्टेट्स कैन ज्वाइन डोमेन ऑफ एनी कंट्री और रिमेन फ्री, और जो भी रियासतें थी, प्रिंसली स्टेट्स थे, उनका भी अपना मन था इस एक्ट के अनुसार कि वो किसी भी डोमिनियन ऑफ स्टेट को ज्वाइन भी कर सकते थे, या रिमेन इंडिपेंडेंट, या फ्री भी रह सकते थे, या तो पाकिस्तान में शामिल हो सकते थे, या इंडिया में शामिल हो सकते थे, या फिर फ्री रह सकते थे। वो तो आपको पता ही है होगा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम आता है, 500 से ज्यादा रियासतें उन्होंने एक कर दी, और आज हमारा भारत, जिसको हम कहते हैं प्यारा भारत, एक है। कहीं उन्होंने प्यार से मनाया, कहीं मिलिट्री की तकरार से मनाया, लेकिन भारत को क्या कर दिया, एक कर दिया। तो ऐसे महापुरुष, ऐसे लौह पुरुष के लिए हमेशा हम सैल्यूट करेंगे, ठीक है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का नाम याद आ जाएगा, देख लीजिएगा, ठीक है ना। इसको भी और कवर करेंगे, देखिए वल्लभ भाई पटेल जी के बारे में हम और कवर करेंगे अच्छा से हिस्ट्री में, ठीक है ना। तो ये रही बात, ठीक है ना, प्रिंसली स्टेट्स जो थे, हालांकि कई को राजी करा, नहीं करा, वो तो चलो वहां देखेंगे, कोई बात नहीं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इट डिसकंटिन्यूड सिविल सर्विसेज एंड रिजर्वेशन ऑफ पोस्ट बाय सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, ठीक है ना। क्या हुआ, जो पोस्ट चल रही थी, मैंने बताया था ना यहाँ पे सिविल सर्विसेज की पोस्ट चल रही थी, धीरे धीरे लाई गई थी, तो क्या हुआ, उसको डिसकंटिन्यूड कर दिया, उसको समाप्त कर दिया गया। लेकिन मेंबर्स जो भी बन चुके थे इसके 1947 से पहले पहले, सो उनको क्या, जो भी बेनिफिट्स पहले मिले थे वो बेनिफिट्स उसको, उनको वो लागू थे, वो बेनिफिट्स को समाप्त नहीं करे गए थे, ठीक है ना। तो लगभग हो। एक और चीज है, द कंस्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ 1947 नाउ टर्म्ड एज पार्लियामेंट ऑफ इंडियन डोमिनियन। जो कंस्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी 1946 की, अब क्या कहलाई जाने लगी, जो कि आज भी हम क्या कहते हैं, संसद, पार्लियामेंट, तो पार्लियामेंट ऑफ डोमिनियन। इस तरीके से ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हमने कवर करा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, किस तरीके से ये बना, क्या क्या मतलब क्या क्या इसमें बाधाएं आई, क्या क्या पहले एक्ट लाए गए, कैसे बना, ये हमने देख लिया। अब नेक्स्ट आएगा मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि हमारे भारतीयों के द्वारा, हमारे इंडियन पॉलिटिक्स में, ठीक है ना,
अभी तक तो हम यहाँ पे शुरुआत, एक नाम आया होगा, आपने देखा होगा जवाहरलाल नेहरू, अब आया। अब धीरे धीरे क्या नाम आना चालू हो जाएंगे, कौन से मिनिस्टर, किसने क्या बनाया, मनु कौन कहलाया, ठीक है ना। तो ये सब हम पढ़ेंगे। फिलहाल इस वीडियो की बात करूं तो मैं क्राउन रूल मैंने कंप्लीट करा दिया। अब इसमें एक पार्ट और ला रहा हूं अभी। तो उसमें क्या है, मैं डाल दूंगा आपके जो भी मिनिस्ट्रीज मिली हैं इंटरिम गवर्नमेंट में, ठीक है, उसको मैं यहां भी चार्ट के द्वारा भी समझा देता हूं। नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, मैं एक चार्ट लाया हूं, ठीक है। तो इसमें देख लेते हैं क्या हुआ था 1946 में वाइसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल या फिर इंटरिम गवर्नमेंट में कौन कौन से पोस्ट पे कौन कौन थे। ये क्वेश्चंस कई बार पूछ लेते हैं, सो इसको एक बार देख लेते हैं। देखिए, जवाहरलाल नेहरू की बात करें तो एक्सटर्नल अफेयर और कॉमनवेल्थ, पॉलिटी की किताब में भी सीधा सीधा लिखा है, मुझे भी पता है, लेकिन कईयों के पास अगर नहीं है तो उनको भी काम आएगा, और साथ में पढ़ेंगे तो ध्यान भी ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है ना। तो जवाहरलाल नेहरू एक्सटर्नल अफेयर्स एंड कॉमनवेल्थ रिलेशन, मैं इनके फोटो भी डाल दूंगा, थोड़ा सा एक आइडिया अच्छा सा लगेगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल, सत सत नमन इन्हें तो होम इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग का मंत्रालय, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, फूड एंड एग्रीकल्चर। डॉक्टर जॉन मिथाई, इंडस्ट्रीज एंड सप्लाई। जगजीवन राम, लेबर। सरदार बलदेव सिंह, डिफेंस, ठीक है। C.H. भब्बा, वर्क्स माइंस एंड पावर। लियाकत अली खान, उन्हें को क्या मिला, फिनांस। अब्दुल राब निस्तर, पोस्ट एंड एयर। असफ अली, रेलवेज और ट्रांसपोर्ट। राजगोपालाचारी आ गए, सी राजगोपालाचारी, एजुकेशन एंड आर्ट्स। यहां पे एक और बात मैं बता दूं, इनके नाम से याद आ गई, उसके बाद किसके बाद, लॉर्ड माउंटबेटन, ये कौन थे, गवर्नर जनरल ऑफ डोमिनियन इंडिया। फिर क्या हुआ, जब इंडिपेंडेंट इंडिया का अगर देखा जाए, क्वेश्चन आता है ना, इंडिपेंडेंट इंडिया का फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन था, तो यही थे, सी राजगोपालाचारी। और इन्हें ये मिनिस्ट्री भी क्या मिली, एजुकेशन एंड आर्ट्स की मिनिस्ट्री मिली। वैसे गांधी जी के समधी कहा जाता है इन्हें ठीक है। आई चुंदरीगर, कॉमर्स। गजनफर अली खां, हेल्थ। और जोगिंदर नाथ मंडल, लॉ। तो ये तो रहे इंटरिम गवर्नमेंट में 1946 में क्या क्या मिनिस्ट्रीज मिली, कौन से। देखिए, जवाहरलाल नेहरू जी ऊपर रहे, गांधी जी का नाम नहीं दिखेगा कहीं, बैकबोन, ठीक है ना, ज्यादा नहीं कहेंगे, सुन लीजिए। फर्स्ट कैबिनेट ऑफ फ्री इंडिया, इसमें क्या, जवाहरलाल नेहरू फिर आया। देखिए, पहली कैबिनेट, भाई प्रधानमंत्री तो बने, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर बने, कम्युनिकेशन रिलेशन मिनिस्टर बने, साइंटिफिक रिसर्च मिनिस्टर बने, सब कुछ इन्हीं के पास। इंपोर्टेंट पद जितने होते हैं हमको दे दो भैया, नेहरू जी हैं हम, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भैया खाने की किसानी वाले आदमी, तो ठीक है, ले लेते हैं राजेंद्र प्रसाद को, खेती और खाना का फूड एंड एग्रीकल्चर। मौलाना अबुल कलाम आजाद, एजुकेशन। जॉन मिथाई, रेलवेज एंड ट्रांसपोर्ट। आर के श्याममुगन चेट्टी, फाइनेंस। डॉक्टर B.R. अंबेडकर, अगेन सत सत नमन। देखिए, ऐसे व्यक्तित्व को हमेशा सत सत नमन होना भी चाहिए, ठीक है ना। हम पढ़ेंगे अभी इसके बाद अंबेडकर जी के कारनामे, हालांकि डीपली नहीं पढ़ाऊंगा मैं अंबेडकर, कोई किताब पूरी अंबेडकर के बारे में नहीं पढ़ाऊंगा, तो कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड फैक्ट्स हैं उनको बताएंगे हम। सरदार बलदेव सिंह, डिफेंस। राजकुमारी अमृत कौर, महारानी जी आ गई, हेल्थ। C.H. भब्बा, कॉमर्स। रफी अहमद किदवाई, कम्युनिकेशन। देखिए, क्वेश्चंस बन जाते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे चार्ट के टर्म्स में लाया हूं, अदरवाइज क्यों लाता। डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी, रेलवे एंड सप्लाई मिनिस्ट्रीज। और V.N. गडगिल, वर्क्स माइंस एंड पावर। तो ये तो आपका हो गया हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कंप्लीट, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट हम जल्दी लाएंगे, जब तक के लिए इजाजत दीजिए, धन्यवाद, थैंक यू एंड जय हिंद।